जोहार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट की सीरीज में मैं आप लोगों को वैसे प्रश्नों को करा रही हूँ जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं और झारखंड जीके के हैं। आप सभी किताब का नाम पूछते हैं तो ये प्रयोजन पब्लिकेशन के द्वारा निकाली गई किताब है जो ऑब्जेक्टिव की है। तो इसमें क्या है, इसकी खूबी है कि प्रश्न के साथ साथ व्याख्या भी किया हुआ है, तो बहुत आसान होता है इसको पढ़ना। तो आप सब इसको ले सकते हैं मार्केट से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, और ये प्रश्न पूछा गया है तीसरे जेपीएससी में जो आयोजित किया गया था 2008 में। तो इसमें ये क्वेश्चन आया है, तो कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, तो ये है दामोदर नदी। ऑड वन भी है ये, क्योंकि कोसी, गंडक और सोन नदी जो ये बिहार में प्रवाहित होती है, लेकिन दामोदर नदी झारखंड में। तो ऐसे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका लेवल काफी हाई रह रहा है। तो आपको दामोदर नदी के बारे में पूरा डिटेल जानना जरूरी है। कहाँ से निकलती है, तो लातेहार से निकलती है। मैं यहाँ छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करूंगी और इसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगी। बहुत अच्छे से मैप तो नहीं बन पाया। यहाँ से निकली, अपने पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। बरसात के दिन में इसमें काफी जल भरा रहता था, जिस कारण से बंगाल में इससे तबाही मचती थी, जिस कारण से इसका नाम पड़ गया बंगाल का शोक। लेकिन जब दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना हुई तो काफी हद तक इससे तबाही जो मचती थी वो उसमें कमी आई है, लेकिन इसको बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो भारत का पहला उर्वरक संयंत्र लगाया गया था सिंदरी में। सिंदरी में लगा था। ये वर्ष कौन सा था, तो ये वर्ष था 1951 ईस्वी में। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सिंदरी रासायनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में की गई थी, 1951 में। किस जिले में है ये, तो ये धनबाद जिले में है सिंदरी। भारत सरकार का उर्वरक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का ये पहला कारखाना था, और इस कारखाने में नाइट्रोजन, यूरिया, फास्फेट तथा अमोनियम सल्फेट का उत्पादन होता है। जबकि कर्णपुरा जो चतरा जिले में है, यहाँ पर एनटीपीसी का तापीय विद्युत केंद्र स्थापित है। ये कर्णपुरा जो है, यहाँ पर ऑप्शन के बारे में डिटेल दिया गया है। देखिए, मैं कल जो लाइव क्लास ली थी तो उसमें साउंड का कुछ प्रॉब्लम था, तो मुझे पता चला, जैसे एक कमेंट मुझे मिला तो उससे पता चला कि हो सकता है कि मोबाइल जो था मैं माइक के बहुत नज़दीक रखी थी, तो जिस कारण से आवाज़ जो था वो वाइब्रेट कर रहा था। अगला जो लाइव क्लास जो भी होगा मैं याद रखूंगी सारी चीज़ों को, और कोशिश करूंगी वैसा कोई प्रॉब्लम ना आए। टेस्ट मैं लेकर के आ रही हूँ जो कि 10 जुलाई से है, तो इसको आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये टेस्ट होने वाला है। इसमें क्या होगा कि मैं आपको टॉपिक दूंगी, वो टॉपिक आप पढ़ेंगे और उसका टेस्ट लगाएंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टेस्ट लगा लेंगे तो ये भी पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रखी है। और इस तरीके के टेस्ट हर बार अरेंज नहीं होते, काफ़ी लाइव जो है बिजी होने वाला है, तो हम लोग कुछ लोग मिल करके, हमारी टीम जो है, हम सब ने मिल करके टेस्ट अरेंज किया है, तो आप इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल भूमि का कितना भाग वनों से आच्छादित है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है 2008 में, लेकिन अभी इसकी स्थिति बदल गई है। इसका आंसर था ख नंबर 29.74, लेकिन अभी कितना है वन झारखंड में, तो 29.62% वन है। तो कम हुआ है उसकी अपेक्षा देखा जाए, लेकिन पिछली बार का जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसकी अपेक्षा देखा जाए तो बढ़ा है। ठीक है, वन की स्थिति बढ़ी है, सुधार हुई है। अगला प्रश्न है कि 9 नवंबर 1967 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई। तो 9 नवंबर 1967 को, यानी कि 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना घाटशिला में हुई है। और घाटशिला कहाँ पर है दोस्तों, तो घाटशिला है पूर्वी सिंहभूम में। यहाँ पर ये आपको कई चीजें यहाँ पता चली। सबसे पहले तो घाटशिला कहाँ है, तो ये पूर्वी सिंहभूम में, वहां पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। तो आपसे ये पूछा जाएगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ है, तो घाटशिला में। स्थापना किस वर्ष हुई, तो 9 नवंबर 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। तो कई जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिली। यहाँ पर क्या है कि तांबे की चादरें, तार तथा अन्य तांबा उत्पाद यहाँ पर बनाए जाते हैं। ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इस क्षेत्र में तांबा खनिज का पर्याप्त भंडार है, जिस कारण से इस कारखाने की स्थापना इस जगह पे की गई है। मैंने आपको बताया, कई आपको देखे तांबा से क्वेश्चन, अवरक से क्वेश्चन, लोहा से क्वेश्चन, इन सब से क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा होंगे। हर सेट में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ये जानना है उससे रिलेटेड उद्योग कौन से हैं
उसके से संबंधित खाद्यान्न का नाम कौन कौन सा है, किस क्षेत्र में ये निकाले जाते हैं, किस तरीके के पठार में, किस जगह के क्षेत्र में इस तरीके का खनिज होता है उपलब्ध, ये सब आपको जानकारी रखनी है। मुझे लग रहा है कि इस तरीके के प्रैक्टिस सेट करते करते आप लोगों की जानकारी अच्छी हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रमुख खनिजों और उसके उत्पादक जिलों को सुमेलित कीजिए। कौन कौन से प्रमुख खनिज हैं और कौन कौन से उसके उत्पादक क्षेत्र हैं, उसको मैच करना है। और ये तभी होगा जब आपको ये अच्छे से जानकारी होगी कि कौन से खनिज झारखंड में कहाँ पाए जाते हैं। तो जैसे टंगस्टन है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हो गया हजारीबाग। क्रोमियम है, ये पाया जाता है सिंहभूम के क्षेत्र में। अभ्रक है, ये कोडरमा। अभ्रक के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हर सेट में आप देख रहे हैं। एक तरीके से सोचिए इस सेट में भी आपसे अभ्रक से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, और हर सेट में अभ्रक से क्वेश्चन है। देखिए सोडियम लवण, ये संथाल परगना के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये इसका मैच है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, याद कर लीजिए। टंगस्टन, हजारीबाग, क्रोमियम, सिंहभूम, अभ्रक, कोडरमा और सोडियम लवण संथाल परगना। तो ये आपका हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे लंबा कौन सा है। तो नेशनल हाईवे पूछ रहा है, एनएच पूछ रहा है, तो कौन सा एनएच सबसे लंबा है, तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 33 है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में NH 33 के बारे में जाने, कहां से कहां तक ये गुजरती है। देखिए झारखंड से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे अधिक लंबा NH 33 है। NH 33 ये हजारीबाग जिले के बरही से लेकर के पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा तक 333.5 किलोमीटर लंबी है। ये आंकड़ा 2018 तक का ही है। तो 333.5 किलोमीटर लंबी है NH 33। कहां से कहां जाती है, तो हजारीबाग जिले के बरही से लेकर के बहरागोड़ा, पूरे जो सिंहभूम के क्षेत्र में है बहरागोड़ा, उतनी लंबी है NH 33। तो झारखंड में ही शुरू हो रही है, झारखंड में ही खत्म हो रही है। अगला प्रश्न है कि रजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है, इसके बारे में मैंने भी शायद नहीं पढ़ाया है, और मैं कोशिश करूंगी इस तरीके की चीजें पढ़ाऊं आप लोगों को। जलप्रपात का उदाहरण, किस तरीके का जलप्रपात है और जलप्रपात कितने तरीके का होता है, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो ये मिसिंग है ये चीज। तो आप नोट करके रख लीजिए कॉपी में, इस तरीके के कंटेंट आपको मैं दे दूंगी, मैं भी ध्यान रखूंगी इस चीज को। तो रजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार का जलप्रपात का उदाहरण है, तो यह लटकती घाटी। क्या होता है, कैसे होता है, आप देखिए। झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। ये एक प्रकृति का मनोरम दृश्य स्थल है और भैरवी नदी से लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर दामोदर नदी में गिरने से ये निर्मित होती है। तो दामोदर और भैरवी के संगम पर यह बना हुआ है रजरप्पा जलप्रपात। जगह है रजरप्पा का, और अगर जिला आपसे पूछा जाए तो यह है रामगढ़। इसलिए इस जलप्रपात को लटकती घाटी भी कहते हैं। देखिए मान लीजिए आपसे पूछ दिया रहा है कि लटकती घाटी का बहुत ही अच्छा उदाहरण झारखंड के किस क्षेत्र में मिलता है, तो ये है यही रजरप्पा जलप्रपात में। अगला प्रश्न है कि राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस चीज पे आधारित है। तो इस क्वेश्चन से मैं आंसर से मैं सहमत नहीं हूँ, आप भी बताइएगा। खनिजों पर यहाँ दिया हुआ है, लेकिन कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था है, जैसे कि हम लोगों ने अब तक पढ़ रखा है। तो कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था है, तो खनिजों पे यहाँ दिया हुआ है। अब इसके बारे में तो मैं बहुत ज्यादा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके अनुसार क्या सही लग रहा है, क्योंकि कहीं पर कृषि देता है, कहीं पर खनिज देता है, थोड़ा कंफ्यूजन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड में नहीं मिलता है, आपको ये बताना। देखिए खनिज से कितने क्वेश्चन है, तो कौन सा खनिज झारखंड में नहीं मिलता है, तो इसमें ऑप्शन में आपको बताऊंगी यहाँ पर लौह अयस्क, अभ्रक, कोयला और पेट्रोलियम। आप, ये आसान क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जिनको खनिज के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है। देखिए लौह अयस्क मिलता है नीचे झारखंड के पूर्वी जो सिंहभूम का क्षेत्र है। देखिए मैं यहाँ मैप बना रही हूँ, ये जो एरिया है इधर लौह अयस्क का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। धारवाड़ की क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क की प्रधानता होती है, तो ये जगह है, क्षेत्र जो है ये धारवाड़ क्रम का क्षेत्र है, तो यहाँ पे लौह अयस्क मिलता है। अभ्रक तो मैंने आपको बताया पिछले 3-4 सेट में कि अभ्रक कहाँ मिलता है, तो कोडरमा, गिरिडीह और थोड़ा बहुत हजारीबाग के क्षेत्र में। तो ये हो गया झारखंड का उत्तरी क्षेत्र, तो यहाँ अभ्रक हो गया। कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है, तो झारखंड के जो दामोदर घाटी का जो आसपास का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें की प्रमुखता है, तो यहाँ पर कोयला पूरे भारत में सबसे अधिक
समझिए, तो कोयला यहीं पर है इन्हीं क्षेत्रों में, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि अभ्रा की प्रचुरता है, लॉयस की प्रचुरता है, और कोयला की प्रचुरता, ये सभी झारखंड में है। आपने पेट्रोलियम नहीं सुन रखा है, तो यहाँ पर पेट्रोलियम है इसका आंसर। तो पेट्रोलियम जो है वो खनिज झारखंड में नहीं मिलती है। बाकी और सब जितने लिखे हुए हैं ऑप्शन में वो सब यहाँ झारखंड में है। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट से संबंधित, देखिए खनिज से कितना क्वेश्चन है। लोहरदग्गा जगह जो है बॉक्साइट के लिए काफी प्रसिद्ध है, तो लोहरदग्गा इसका आंसर हो जाएगा। कोडरमा जो है यहाँ ऑप्शन में, तो ये हो गया अभ्रक के लिए। अगला प्रश्न है झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो झारखंड जब बना था 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को, तो ये भारत का 28वां राज्य था। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 28वां। आप ये भी देख रहे होंगे ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है एग्जाम में, तो ऐसे ये पता चलता है कई बार क्वेश्चन रिपीटेड होता है। इससे ये भी पता चल रहा है कि किस लेवल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेरे जितने भी मित्र जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबकी तैयारी इतनी बेहतरीन है कि ये सब तो उनके लिए बहुत बहुत मतलब हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वो करके आएंगे। लेकिन मित्रों क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। ये 2008 में पूछा गया था, अब जो पूछा जाएगा क्वेश्चन का लेवल जो काफी हाई रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? जैसे कि आपको तांबा उत्पादक क्षेत्र बताया गया, पूर्वी सिंहभूम का घाटशिला का जो क्षेत्र है उधर, अभ्रक के बारे में मैंने बताया, कोयला के बारे में मैंने बताया, लोहा के बारे में बताई। अब जान लीजिए यूरेनियम के बारे में कि झारखंड में यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र भी सिंहभूम का क्षेत्र है। जादूगोड़ा में यूरेनियम जो है वो बहुत अधिक पाया जाता है। तो राज्य में यूरेनियम का उत्पादन पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में होता है, और संपूर्ण भारत के यूरेनियम उत्पादन का लगभग 80% जादूगोड़ा की खानों में ही होती है। और बहुत समस्या है यहाँ पर, क्योंकि इससे रेडिएशन निकलता है और यहाँ के लोग जो हैं अस्वस्थ होते रहते हैं और बहुत बीमार रहते हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है। इधर सरकार का ध्यान बहुत कम जाता है, इसलिए ये समस्या अपना विकराल रूप धारण कर रही है। तो आवश्यकता है सरकार को इन क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना कि हमारी क्या गलती है कि मैंने जन्म लिया जादूगोड़ा में, मेरी क्या गलती थी? मेरी क्या गलती थी कि मैंने जेपीएससी का फॉर्म भरा, 6 जेपीएससी का, और हमारा सिलेक्शन हो गया, और अब मेरिट लिस्ट रद्द करने की बात कही जा रही है। हमारी क्या गलती थी कि हम लोग झारखंड में जन्म लिए और झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? क्या गलती थी? तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। वही चीज यहाँ भी है, क्या गलती थी कि जादूगोड़ा में जन्म हुआ, ताकि क्योंकि वहां पर रेडिएशन होता है, अगर वहां से यूरेनियम निकाले जाते हैं, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो सरकार को ध्यान देना है कि वहां पे बचाव के कार्य या इस तरीके से रेडियो एक्टिव जो कचरे होते हैं उसका निस्तारण किया जाए कि वो भी खतरा का कारण ना बने। तो उसका निस्तारण भी बहुत बड़ी समस्या है। दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत दामोदर एवं उसकी सहायक नदियों पर कुल 8 बांध बनाए गए। क्वेश्चन मिसिंग है। कौन सा क्वेश्चन मिसिंग है? तो देखिए अब नया एग्जाम है, ये है प्रथम सीमित प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षा 2006। इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया अब मैं ये कराऊंगी। जैसे कि मेरा जो क्लास 20 मिनट का होता है, आपका कहना है कि मैम 1 घंटे का क्लास लीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन को शामिल कीजिए। कोशिश करूंगी अधिक क्वेश्चन को शामिल करने का। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि तो ये प्रथम सीमित प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षा जो 2006 में आयोजित की गई थी उसमें पूछे गए प्रश्न है कि दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? तो दामोदर घाटी परियोजना में बड़े बांधों की जो प्रमुख बांध है वो है 8। अब थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में जाने। दामोदर और उनकी सहायक नदियों पर ये 8 बांध जो है वो बनाए गए हैं। कौन कौन से? तो तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी बांध, ये सभी बराकर नदी पर बने हुए बांध हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी ये सभी बराकर नदी पर बने हुए बांध हैं। बरमो तथा अय्यर बांध दामोदर नदी पर बना हुआ बांध है। बोकारो बांध बोकारो नदी पर बना हुआ बांध है। कोनार बांध कोनार नदी पर बना हुआ बांध है। पंचेत बांध ये दामोदर और बराकर के संगम पर बना हुआ बांध है, पंचेत। तो कुल मिलाकर के 8 बड़े बांध हैं जो कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? तो जो चांडिल डैम है वो स्वर्णरेखा और खरकई नदी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। संजय नदी, कसाई नदी, ये सभी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, और इसी स्वर्णरेखा और खरकई के संगम पे जहाँ पे मिलते हैं वहां चांडिल डैम बना हुआ है। देखिए स्वर्णरेखा नदी झारखंड में प्रवाहित होने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं।
और स्वर्णरेखा की ये सारी सहायक नदियां हैं, इसमें खरकई भी आती है, संजय नदी, कसाई, खरकई। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला में स्वर्णरेखा नदी पर बने हुए चांडिल डैम, चांडिल बांध कहाँ पर है? सरायकेला खरसावां में, और ये कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों के बीच में ये काफी लोकप्रिय है चांडिल डैम, जो स्वर्णरेखा खरकई पर बना हुआ है। ये जमशेदपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस चीज को भी आप इग्नोर मत कीजिएगा। एक जगह मैंने क्वेश्चन देखा था, कितनी किलोमीटर, रांची से कितने किलोमीटर पे हुंडरू फॉल है, रांची से कितने किलोमीटर पे जोन्हा फॉल है, रांची से कितने किलोमीटर पे पंचघाघ है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, रांची से कितने किलोमीटर पे दसम फॉल है, आ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस नदी में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो झारखंड में अभी का स्थिति अगर देखिए तो ये बदल गई है। पहले थी चतरा, लेकिन अभी मुझे जहां तक याद है लातेहार है। और अभी आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइएगा क्या मैं सही हूं कि झारखंड में सबसे अधिक किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। देखिए, अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो ये है पश्चिमी सिंहभूम। अगर प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो ये अभी लातेहार है, वर्तमान की स्थिति मैं बता रही हूँ। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में देख लें तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आपकी मतलब बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखिए, विकल्प के अनुसार चतरा जिला सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है, लेकिन देखिए अभी पश्चिमी सिंहभूम है। IFSR 2019 के अनुसार चतरा में इतना वन है, हजारीबाग में इतना है, पलामू में इतना है, तथा रांची में इतना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो गया? पश्चिमी सिंहभूम हो गया। कितना है? तो 3366.12 वर्ग किलोमीटर। जबकि न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला ये जामताड़ा है। सबसे कम जामताड़ा में 100.64 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में भी जामताड़ा है, क्षेत्रफल में भी जामताड़ा ही सबसे कम है। जबकि झारखंड का सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला का जिला पूछा जाए तो ये अभी मैंने आपको बताया लातेहार है, तो ये सही है, लातेहार ही है। 56.08% यहाँ पर वन है प्रतिशत में, तथा न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जामताड़ा है। तो अधिकतम क्षेत्रफल में भी जामताड़ा कम, सबसे कम क्षेत्रफल में भी जामताड़ा है, और सबसे कम प्रतिशत में भी जामताड़ा है। सबसे अधिक क्षेत्रफल में वन का पश्चिमी सिंहभूम में, और सबसे अधिक प्रतिशत में कौन सा है? तो लातेहार है। अभी वर्तमान की यही स्थिति है, पहले का नहीं पूछेगा आपसे। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स है। तो साइंस सिटी की स्थापना हो रही है रांची में हुई है। फिर अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत कब हुई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भले उस समय का करंट अफेयर्स हो, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हुआ है 2004 में इसका प्रारंभ हुआ। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड में किस जिले से शुरू हुई? तो ये हुआ सरायकेला खरसावां से। इसकी शुरुआत कब हुई? 2004 में। कहां से? तो सरायकेला से इसकी शुरुआत हुई थी। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में जाने। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले से आरंभ होकर के इस योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के जो गरीब, जनजाति, पिछड़े वर्ग, मतलब जो गरीब कन्याएं हैं, यानी कि BPL में भी जो आते हैं, उनके विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है इसी कन्यादान योजना के तहत। वर्तमान में इस योजना के तहत 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई? तो झारखंड का वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई? तो ये है बरही, जो हजारीबाग में है। मैंने आपको बताया कि ये बरही यही वही जगह है जहां से NH33 जो है वहां शुरुआत होती है। हजारीबाग में है, बहरागोड़ा तक ये जाती है NH33। यहीं पर औद्योगिक विकास केंद्र की भी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य को सबसे अधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये झारखंड राज्य को सबसे अधिक आय जो है वाणिज्य कर से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में कितने पॉलिटेक्निक एवं ये खनिज संस्थान हैं? तो झारखंड राज्य में 13 राजकीय पॉलिटेक्निक और 3 निजी पॉलिटेक्निक संस्थान हैं। अगला 13, मेरे एक मित्र हैं जो पूछ रहे थे ये प्रश्न कि कितना पॉलिटेक्निक है। तो अगर आप देखिए, मैं चाहती हूँ आप सब क्लास देखें, क्लास करें, क्योंकि आपके प्रश्न ही रह जाते हैं और मैं क्लास में बता भी देती हूँ। तो देखिए 13 राजकीय पॉलिटेक्निक है झारखंड में,
और 3 निजी पॉलिटेक्निक संस्थान है झारखंड में। अब मैं विश्वविद्यालय के बारे में भी आपको क्लियर कर दूं। झारखंड राज्य में डीम्ड 2 विश्वविद्यालय सहित कितने विश्वविद्यालय हैं? तो झारखंड राज्य में डीम्ड 2 विश्वविद्यालय सहित उस समय 9 थे, 9 ही हैं। 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था आपसे, शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है। हाँ, तो वर्ष 2006 में राज्य में डीम्ड 2 विश्वविद्यालय सहित कुल 9 विश्वविद्यालय थे। अखिल भारतीय उच्च स्तर शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट, जो इनका रिपोर्ट आया था 2018-19 में, इनके अनुसार झारखंड में कुल विश्वविद्यालय की संख्या कितनी थी? तो झारखंड में कुल विश्वविद्यालय की संख्या थी 25। कैसे? तो ये देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय 1 कहां पर है? बॉम्बे में, रांची में है। राष्ट्रीय महत्व की संस्थान 4, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय 10, राज्य निजी विश्वविद्यालय 9 और निजी डीम्ड विश्वविद्यालय 1, कुल मिलाकर के 25 विश्वविद्यालय हो गए। अगला प्रश्न है कि लड़कियों का स्नातकोत्तर तक का निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है कब? तो 21 मई 2005 को, कि झारखंड की जो महिला लड़कियां हैं उनको स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। यह निर्णय कब लिया गया? तो 21 मई 2005 को। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में कितने वृहद सिंचाई परियोजना है? तो झारखंड में कुल 8 वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र थे? तो ये 27 सूत्र थे। झारखंड विजन 2010 के 27 सूत्र थे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 9, शेड्यूल कास्ट के लिए 9 सीटें आरक्षित हैं विधानसभा में। और ये कौन कौन सा सीट है जो आरक्षित है? केवल किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। तो ये है देवघर का सीट, सिमरिया का सीट, चंदन कियारी, चतरा, जमुआ, कांके, लातेहार, जुगलसलाई और छतरपुर। ये कुल 9 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। कहां पर? तो ये झारखंड के विधानसभा में। अगला प्रश्न है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कौन सा? देखिए, वही क्वेश्चन अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, वहां खनिज दिया गया था, यहाँ क्या दिया है? कृषि। तो थोड़ा कंफ्यूजन है। अब हम इसको, मैं भी यही मानती हूँ कृषि ही। चलिए इसको डिटेल में बताती हूँ। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। यद्यपि वित्तीय वर्ष 2019-20 में झारखंड की अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी में कृषि से संबंधित क्षेत्रों का योगदान मात्र 15% था, किंतु राज्य का लगभग 3/4 आबादी जो है वो कृषि पर ही निर्भर है। जीडीपी में इसका अंश कम है, लेकिन लोगों की निर्भरता तो कृषि पर ही है। तो कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी? तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया, याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी? तो ये वर्ष था 1 अगस्त 2001 को। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में देखें। पृथक झारखंड राज्य का जब गठन हुआ, कब? तो 2000 ईस्वी में। तो इसके बाद एक नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता हुई और ये पहली औद्योगिक नीति थी। और इसकी घोषणा कब की गई? तो ये था 1 अगस्त 2001 में। इस नीति में 10% विकास दर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और झारखंड की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा हुई 2012 में, जिसमें वृहद उद्योग और सूक्ष्म लघु उद्योग के बीच में संबंध स्थापित करने पर, जो बड़े उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, इनके बीच में संबंध स्थापित, तो इस पे ज्यादा बल दिया गया था। औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016 में आई। तो ये तीनों आपको पढ़ना है। औद्योगिक नीति 1 जो 2001 में आई, फिर 2012 में आई, और फिर ये वाला भी औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016। इसका क्या है इसमें विशेषता? तो ये वर्तमान प्रभावी औद्योगिक नीति है। वर्तमान में ये औद्योगिक नीति प्रभाव में है। देखिए, एक और औद्योगिक नीति अभी सुन रहे हैं कि 2021 में, लेकिन इसके बारे में डिटेल कहीं मिल नहीं रहा है, मैं ढूंढ रही हूँ। अगर आपके पास होगा तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए, वहां दीजिए, और मैं उसको कोशिश करूंगी क्लास में पढ़ाने का। जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक आधारभूत संरचना को खड़ा करना है, नवाचार तकनीक को बढ़ावा देना है और रोजगार के नए अवसर को सृजित करना है। इसके तहत उद्योग की मंजूरी के लिए एकल खिड़की सिस्टम यानी कि सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। तो सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था किस औद्योगिक नीति में की गई है? तो 2016 की, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो नए नए उद्योग की स्थापना के लिए। अब अगला प्रश्न है कि वर्तमान में झारखंड राज्य की निर्धनता उन्मूलन और रोजगार सृजन से संबंधित कितनी योजनाएं चल रही हैं? याद रखिएगा, बहुत टफ क्वेश्चन है ये।
देखिए 12 ऐसी योजनाएं हैं जो कि निर्धनता उन्मूलन और रोजगार सृजन से संबंधित योजनाएं 12। कितना क्लोज सब दिया है, ऑप्शन 10, 9, 12, 8, बहुत ज्यादा अनुमान भी नहीं लगा सकते जब तक आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता ना हो। तो 2006 में झारखंड राज्य में 12 योजनाएं ऐसी थी जो निर्धनता के उन्मूलन और रोजगार के सृजन के लिए, आप इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी आपको पढ़ना है। जैसे कि लटकती हुई घाटी जलप्रपात वाला मैंने बताया था, इसको भी कितनी योजना अभी प्रभावी है, किस किस अलग अलग क्षेत्र में, गरीबी के लिए, निर्धनता के लिए या शिक्षा के लिए, तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं, या उद्योग के विकास के लिए, या समाज के विकास के लिए, खेल के विकास के लिए, वातावरण के संरक्षण के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, कितनी है अभी प्रभावी हैं, तो ये सब भी आपको करना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए, कौन कौन से नए जिले बनाए गए? अब देखिए लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां। ये प्रश्न पूछा गया था कब? 2006 में, लेकिन 2007 में खूंटी और रामगढ़ भी बना था। तो ये यहाँ ऑप्शन में इसलिए नहीं दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 6 ऐसे नए जिले थे जो बने हैं झारखंड गठन के बाद। उस समय में 18 थे, अब 6 और बन गए तो हो गया 24। तो 6 कौन कौन से बने थे? तो लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़, ठीक है, जो कि 2007 में बना था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो अभी करंट का जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूं, हो सकता है मेरे नोट्स में भी थोड़ा गलती हो ये चीज, क्योंकि वो पुराना अपडेट था। तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है वो आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार, और अभी भी यही है चल रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या 33 है, लेकिन इसकी कुल लंबाई जो है वो 3400 किलोमीटर है, 3400 किलोमीटर है। तो ये 2019 तक का यही आंकड़ा है और अभी भी यही है, तो आप इसको याद रखिएगा। कितनी लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्ग की? तो 3400 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है कि दामिनी कोक की घोषणा कब हुई थी? तो दामिनी कोक की घोषणा हुई थी 1824 ईस्वी में, 1824 में। बहुत क्लोज है, देखिए सारे ऑप्शन, तो याद रखना बहुत जरूरी है। 1924 ईस्वी में दामिनी कोक की घोषणा हुई थी, 1924 में। पहाड़िया विद्रोह भी आपको पढ़ना है, अलग अलग विद्रोह। लेकिन यहाँ देखिए इतिहास, पेन गिर गया, इतिहास विषय से क्वेश्चन बहुत कम हो रहे हैं, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। खनिज संसाधन, योजना, उद्योग, इन सब से क्वेश्चन अधिक हैं, आप इस चीज को भी ध्यान रखें। याद मतलब आप देखते चलिए कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो झारखंड क्षेत्रीय, जिसको जैक के नाम से ना था शॉर्ट में, जैक, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद। और ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि किसी 5 एग्जाम से कम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, रिपीट 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 ये क्वेश्चन हुए हैं। तो जैक की स्थापना हुई 1995 ईस्वी में। राजकीय अधिसूचना 7 अगस्त 1995 को जारी की गई, जबकि इस परिषद का औपचारिक गठन हुआ था 9 अगस्त 1995 में। शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष थे जैक के, और सूरज भान मंडल जो थे इसके उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। तो जैक के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो 1995 में 9 अगस्त को इसके अधिक औपचारिक गठन किया गया था। तो शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष बने थे और सूरज मंडल जो थे वो इसके उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अब देखिए विद्रोह से क्वेश्चन आ गया इतिहास से। तो उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने किया था। किसने? तो बुद्धू भगत ने उरांव विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? कई बार ये भी क्वेश्चन रिपीट है। राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ये संथाल परगना के क्षेत्र में और साहिबगंज के आसपास राजमहल का क्षेत्र जो है वो है झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में। इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है झारखंड में। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगला क्लास में हम लोग अगला देखेंगे प्रश्न। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।